व्हाट इज म्यूचुअल फंड? इन म्यूचुअल फंड का नियम ये है कि आप जितना लंबा तक चलोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। आपका ईएमआई एक बर्डन है जो आप खत्म कर रहे हो, पर एसआईपी या म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका फ्यूचर प्लानिंग है। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो 2 या 5 हज़ार से, तो शायद ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आपको आज जो लोन पे लिया है वो शायद लोन पे ना लेना पड़े। अगर आप इसमें हर साल छोटा मोटा 10% इंक्रीज करते रहेंगे तो अराउंड 15 ईयर्स के बाद ये फंड वैल्यू हो जाएगी 55 to 60 लाख। मेरे घर पे एक बार एक एसी रिपेयरिंग के लिए एक सर्विसमैन आया था। 15 से 20 हज़ार रुपये मैक्सिमम अर्निंग है। तो मैंने कहा आप एक काम करो, छोटा 500 रुपये से भी आप एसआईपी की स्टार्ट कर सकते हो, तो कल उठ के कुछ ना कुछ तो काम आएगा। तो बोले 500 रुपये से इधर क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं बचा रहा है, उसकी जगह तो कुछ बचेगा। उस कस्टमर की आज मेरे पास 2000 रुपये की एसआईपी चल रही है। वाओ, अगर इन्वेस्टमेंट करना है ये कितना ज़रूरी है अभी की जो मार्केट की सिचुएशन है, और आगे जाके मतलब ये वॉर की सब बातें होती है, फिर कंट्रीज़ में इश्यूज, एक तो टैरिफ वाला आ गया तो कुछ ट्रम्प बोल दे तो पूरी मार्केट गिर जाती है। Donald Trump on Wednesday slapped an additional 25% tariff on goods coming from India. तो वो काफ़ी अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है और आगे भी मुझे लगता है कि ऐसा होगा, तो उसके हिसाब से कितना ज़रूरी है ये? जब मिलते हैं तो बोले, अरे प्रकाश भाई पैसे ही नहीं बचते हैं, हाँ। इतने एक्सपेंसिव बच्ची की फीस है, ये है फलाना ठिकाना सब कुछ। तो मैं पूछता हूँ उनसे रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे? अभी तो आपके इनकम आ रही है, तब नहीं बच रहे हैं, 60 साल के बाद क्या करोगे? आप गूगल करो, एआई करो, जेमिना जो भी करो, आप डालोगे क्या उसमें? तो दोनों की कंपैरिजन करें, गोल्ड एंड एसआईपी, बेनिफिशियल क्या है और क्यों? आज की जो जेनजी जनरेशन है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी कि उनके एक्सपेंस हमसे ज़्यादा है। शायद उसकी 1 लाख रुपये सैलरी होगी ना, 1,20,000 का तो एक्सपेंस होगा उसका। हाँ, जब मार्केट डाउन होता है या फिर अप होता है, स्पेशली जब डाउन होता है, तो एसआईपी में जो भी इन्वेस्ट करते हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत होती है कि नहीं? बोलते हैं जागो तभी सर मेरा। अब 25 साल के हो या 45 साल के हो या 50 साल के हो, कभी से भी आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। नॉर्मली ये बहुत ही फटाफट लोग बोल देते हैं, तो जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आंख बंद करके इन्वेस्ट कर लेते हैं, और फिर क्या होता है? लॉस। वैसे म्यूचुअल फंड में इतना इजीली लॉस दिखता नहीं है, पर वो हो जाता है, फॉर लॉन्ग टर्म में आपको दिखता है। नॉर्मली एज अ लेमैन, अगर म्यूचुअल फंड क्या है वो आपको जानना है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है वो आपको जानना है, तो आप क्या करोगे? एआई को पूछोगे, अलग अलग पॉडकास्ट देखोगे, अरे तो ये भी देख लो। हाय, दिस इज कशिश एंड आई एम हियर टू इन्फॉर्म यू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, एसआईपी और कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट में वेल्दी बॉक्स के ओनर हमारे साथ काफ़ी इंफॉर्मेटिव चर्चा करेंगे, जिसकी वजह से आपके जो एसआईपी के रिलेटेड क्वेश्चंस है कि एसआईपी में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। सी बेसिकली क्या होता है कि हमारा खर्च बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, और हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा दिखती नहीं है। महीने के अराउंड 20-25 तक तो हम लिटरली खाली हो जाते हैं। तो फ्यूचर के बारे में कैसे सोचें, फ्यूचर को सिक्योर कैसे करें, वो एक सिस्टमेटिक प्लान कैसे बनाएं, इसके लिए आज का ये पॉडकास्ट देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आज ये पॉडकास्ट के डिस्कशन के लिए हमारे साथ है वेल्दी बॉक्स के ओनर मिस्टर प्रकाश बांगर। वेलकम प्रकाश। थैंक यू। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जो सबको होता है, लाइक व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड एंड व्हाट इज़ एसआईपी, दोनों में फ़र्क क्या है? मतलब जो हमने पढ़ा है, जो एआई हमें चैट जीपीटी बोलता होगा कि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, एंड एसआईपी इज़ कि हम उसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो एक टाइप का प्रोसीजर इज़ हाउ वी इन्वेस्टेड। तो आपके हिसाब से लेमैन को समझ में आए वैसे आप बोलिए। हाँ, म्यूचुअल फंड जो है ना उसकी डेफिनेशन ऐसे बहुत लंबी है, पर लेमैन के हिसाब से आपको समझाऊँ मैं तो अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं तो आप मार्केट से 1 या 2 कंपनी का शेयर ले पाएंगे, राइट। पर आपके पास 5,000 रुपये हैं जो 10 कंपनी में इन्वेस्ट हो जाए, जिससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए, उसको म्यूचुअल फंड कहा जाता है। और एसआईपी है उसी का एक पार्ट है। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। एक एसआईपी एक वो माध्यम है, आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनाता है कि आप हर महीने एक कुछ अमाउंट्स उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहें, उसका मतलब है एसआईपी। ओके, सो ये अभी मार्केट डाउन है कि अप है? अभी तो नॉर्मल है, नॉर्मल है, मतलब इट डिफर्स, राइट। सो जब मार्केट डाउन होता है या फिर अप होता है, स्पेशली जब डाउन होता है, तो एसआईपी में जो भी इन्वेस्ट करते हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत होती है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। व्हाई? रीज़न ये है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो एसआईपी के थ्रू, तो आपको एनएवी के यूनिट्स मिलते हैं। यूनिट्स यानी एक एग्जांपल है कि आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एग्जांपल है 1,000 रुपीज़ की। आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें 10 रुपये की एनएवी है, ठीक है। तो 10 रुपये की एनएवी के हिसाब से आपको उतने यूनिट्स मिलेंगे। पर अगर डाउन हुआ मार्केट
तो एनएवी डाउन हो जाएगी, तो आपके यूनिट्स बढ़ जाएंगे, ओके। तो मोटा मोटा आपका नुकसान कम होगा। हाँ। तो और इन म्यूचुअल फंड का नियम ये है कि आप जितना लंबा तक चलोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो आपको ये घबराना नहीं है कि मार्केट डाउन है या अप है, आप जब चाहें जब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और एसआईपी को कभी रोकना नहीं चाहिए। एंड ये म्यूचुअल फंड में सिर्फ लाइक नॉट ओनली एसआईपी, बहुत और भी वेज होंगे ना इन्वेस्टमेंट के लिए, तो सबसे बेटर कौन सा है? दो वे हैं, हाँ। एक लमसम और एक एसआईपी। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ, लमसम का मतलब है, अगर आप जैसे हम ओल्ड वे ट्रेडिशनल देखें तो हम बैंक में एफडी करते थे, हाँ। यानी एक बल्क अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर देते थे। वही लमसम का भी फंडा है कि आप एक बल्क अमाउंट आपके पास है, वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसको लमसम कहा जाता है। ओके। तो आपके पास एक बल्क फंड है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो लमसम वे में होता है। और आपके पास बल्क अमाउंट नहीं, आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो आप एसआईपी के माध्यम से कर सकते हो। वो भी दोनों लॉन्ग टर्म के लिए होता है? दोनों लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और ये एफडी, बैंक की एफडी करे, मतलब जो ओल्ड एज पीपल है ज़्यादा वो एफडी में मानते हैं कि हमें इतनी एफडी कर दी है, उनकी जो भी पूंजी हो वो एफडी में रख दी और फिर एक टाइम के बाद उनको मिलेगी। तो एफडी ज़्यादा बेनिफिशियल है कि एसआईपी? देखिए, एफडी जो है ना वो गवर्नमेंट चीज़ है, यानी बैंक्स के थ्रू आप एफडी करते हो। और लमसम जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट होता है। और म्यूचुअल फंड जो है मार्केट लिंक्ड है कम्प्लीटली, ये गवर्नमेंट भी बोलती है ये मार्केट लिंक्ड है, इसमें रिस्क भी होता है। एफडी आपका सिक्योर है, यानी ओल्ड एज जो होते हैं उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7 या 8% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसका फंड रहेगा। एफडी का एक छोटा सा नुकसान है, वो सिक्योर फंड है आपका, पर अगर आपको बीच में कुछ विड्रॉल करना है, एक एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए की एफडी कर दी और आपको बीच में 5 लाख की जरूरत पड़ी, तो आप क्या करोगे, आपको पूरी एफडी ब्रेक करनी पड़ेगी। बट अगर आपने म्यूचुअल फंड में डाले हुए हैं पैसे और 10 लाख डाले हैं, तो उसमें अगर आपको बीच में 3 लाख भी विड्रॉल करना है तो आप कर सकते हो, आपको बीच में ब्रेकअप नहीं करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, दोनों मतलब एफडी और एसआईपी? म्यूचुअल फंड में आपको 12 से 15% के आसपास रिटर्न मिलता है, जबकि एफडी में 7 to 8% तक का रिटर्न मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और एक ये बेनिफिट है कि कभी भी हम विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सेफ ज़्यादा एफडी है। ओके। तो अभी की जनरेशन की मैं बात करूं कि अभी जो यंगस्टर्स है, अभी की सिचुएशन क्या है कि जो पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता था ना कि लाइक अमेरिका के लिए लोग बोलते थे भाई यूएस में तो जितना स्पेंड करो, जितना अर्न करो उतना स्पेंड हो जाता है। अभी इंडिया में वैसे तब नहीं था, लेकिन अभी इंडिया में भी ऐसा हो रहा है। अभी ईएमआई वाली जनरेशन है, सब होम ईएमआई, व्हीकल ईएमआई, फ़ोन के ईएमआई, हर चीज़ में ईएमआई, क्लोज में भी 3 महीने के ईएमआई जो एक्सपेंसिव होगा तो लोग कराते। तो ईएमआई प्लस स्पेंडिंग बढ़ गई है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है, खर्चे बढ़ गए, इन्फ्लेशन है, महंगाई है। तो उस टाइम पे अगर सपोज 50,000 की सैलरी मंथली आती हो, तो वो पर्सन कैसे एसआईपी में इन्वेस्ट करके अपना बेनिफिट ढूंढ ले? देखिए, ऐसा है कि आज जनरली हर एक सेलर या बिजनेसमैन उसका पेन यही है ईएमआई, यानी कोई बिजनेसमैन है उसका भी ईएमआई चल रहा है, सेलर है उसका भी ईएमआई चल रहा है। जैसे आप एग्जांपल बोलूँ कि आप जैसे आपने 50,000 की सैलरी है, तो कहीं ना कहीं उसका एक होम लोन चल रहा होगा जिसका 15 या 20,000 रुपये का ईएमआई चल ही रहा होगा, या होम लोन नहीं चल रहा है तो कार का ईएमआई है, कुछ ना कुछ ईएमआई, यानी 20,000 रुपये तो दे ही रहा है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप ईएमआई के पीछे 20,000 रुपये डाल रहे हो तो आपको 3 से 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट भी डालना चाहिए, बिकॉज आपका ईएमआई एक बर्डन है जो आप खत्म कर रहे हो। पर एसआईपी या म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका फ्यूचर प्लानिंग है, वो आपका फ्यूचर सिक्योर करेगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो 2 या 5,000 से, तो शायद ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आपको आज जो लोन पे लिया है वो शायद लोन पे ना लेना पड़े। ये एसआईपी में मैंने सुना है कि स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लॉन्ग कैप, वो सब क्या होता है? ये टाइप्स हैं इक्विटी के, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। यानी लार्ज कैप क्या, टॉप 100 कंपनीज होती है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद स्मॉल कैप, उसके बाद मिड कैप, इस तरह अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसके लिए काफ़ी टाइम, अगर मैं लार्ज कैप के लिए डेफिनेशन करने जाऊँगा तो आपको समझाऊंगा तो कुछ लॉन्ग टाइम पर एक म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज बनाई हुई है कि कंपनीज की कैटेगरी है सेबी ने, कि भाई लार्ज कैप की कंपनियां हैं, ये मिड कैप की है और ये स्मॉल कैप की कंपनियां हैं, उस तरह इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ओके, सो अगर कोई पर्सन को एसआईपी में इन्वेस्ट करना हो तो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होंगे? प्रैक्टिकल टाइप ये है, 2 तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आज तो डायरेक्ट का भी फंडा चल चुका है, लोग डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट अगर आप हमारे जैसे इन्वेस्टर्स, एडवाइज़र या किसी भी आपके आसपास जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं उनका कॉन्टेक्ट करके आप इन्वेस्टमेंट इजीली कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ करना है, आपके पास बैंक अकाउंट होने चाहिए, केवाईसी क्लियर होने चाहिए, तो उसको मिलकर आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। सो बेसिकली एसआईपी में कितने % का रिस्क रहता होगा? अगर आपका लॉन्ग टाइम का ड्यूरेशन है 5 साल के बाद, तो मेरे हिसाब से तो कोई रिस्क नहीं है। मतलब वो ड्यूरेशन वाइज भी हम एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ। हाउ कम? मतलब थोड़ा जनरली क्या होता है, आप एसआईपी 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर, 20 साल के लिए आप एसआईपी कर सकते हो। मेरा एक ही सजेशन है सभी से कि अगर आप जब भी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका ड्यूरेशन लॉन्ग होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो मुझे 1 या 1.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप एफडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप बैंक एफडी में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए।
बट अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन जाना है तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, सपोज किसी सैलराइड पर्सन ने इन्वेस्ट किया, लाइक 24 to 25 ईयर्स के है, तो उनको एसआईपी में से कितने टाइम बाद वो फ़ायदा दिखेगा कि भाई नहीं, हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट हमने किया, लाइक सपोज हर महीने वो 2 to 5,000 अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको कब फ़ायदा दिखेगा एग्जैक्ट वाला? एग्जैक्ट। हाँ। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप एग्जाम आपका ले लेते हैं, हाँ आपके कहीं एसआईपी चल रही है? हाँ, कितने की चल रही 2000। है? 2000। अगर एग्जाम्पल है कि आपकी 2000 की एसआईपी चल रही है, अगर आप 5000 रुपये की एसआईपी 15 साल के लिए करते हैं, ओके, ठीक है, अब 5 साल की एसआईपी 15 साल के लिए कंटिन्यू सेम चल रही है, तो 15 साल बाद आपको अराउंड 30 से 35 लाख मिलेंगे। ओके, पर आप उस समय आपके पास इसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी। एग्जैक्टली, वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। हाँ, पर आप खिचड़ी खाते हो, गुजराती हैं तो, हाँ बराबर। हाँ, नॉर्मल सादी खिचड़ी आपको अच्छी लगती है, मसाला खिचड़ी अच्छी लगती है? मसाला खिचड़ी। मसाला खिचड़ी। तो इसमें आपको एक थोड़ा सा मसाला डालना है, हर साल 10% आपको इसमें इंक्रीज करना है। ओके, अगर आप इसमें हर साल छोटा मोटा 10% इंक्रीज करते रहेंगे तो अराउंड 15 ईयर्स के बाद ये फंड वैल्यू हो जाएगी 55 to 60 lakhs। हाँ, तो उस वो समय वैल्यू दिखेगी। वो वैल्यू आपको दिखेगी, शायद आपके चाइल्ड एजुकेशन के लिए या कुछ भी काम के लिए हाँ। आपको फंड काम आ जाएगा। इट हेल्प्स। मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जिनके मैंने एग्जांपल देखे हुए कि जब उनको ट्रैवल करना होता है, सैलरी उनकी नॉर्मल मिडिल क्लास ही है, पर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट उनका कंटिन्यू रहता है। तो जब उनको ट्रैवल करना होता है ना, तो वो अपने एसआईपी में से कुछ अमाउंट निकाल के वो ट्रैवल अपना कर लेते हैं। हाँ, तो एक उस हिसाब से भी वो हेल्पफुल है। वो कैसे? उसमें रीज़न ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाएं, तो आप आपका गोल डिसाइड कीजिए। इसको गोल बेस्ड प्लानिंग बोलते हैं कि आपका शॉर्ट टर्म एसआईपी, जो 3 साल के लिए आपने एसआईपी करी, तो आप बोले मुझे 3 साल बाद यहाँ जाना है, तो 3000 रुपये की एसआईपी ट्रैवल के लिए, 5000 रुपये की एसआईपी कार के लिए, 10,000 की एसआईपी आपके चाइल्ड एजुकेशन या रिटायरमेंट के लिए। इस तरह आप उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको फ्यूचर में लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आई गॉट इट। पर नॉर्मली मिडिल क्लास के लिए 10,000 रुपये सिर्फ एसआईपी के लिए रखना इज अ बिग डील। नहीं, अपने अपनी सेविंग कैपेसिटी सैलरी के हिसाब से कर सकता डिपेंड्स ऑन है। दैट। अगर किसी 50,000 रुपये की सैलरी है तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 3 से 5 रुपये की एसआईपी तो कर ही सकता है वो। डेफिनेटली। हाँ, मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया जैसे कि जो फॉरेन डेस्टिनेशन जाना है तो उसके लिए बड़ी एसआईपी, पर अगर 50,000 की एसआईपी तो आज हर एक किसी को ट्रैवल करने का शौक है, तो इंडिया में छोटे मोटे डेस्टिनेशन को ट्रैवल कर ही सकता है। इट हेल्प्स। और ये डेब्ट फंड, लिक्विड फंड, वो सब क्या होता है मतलब? हाँ, लिक्विड फंड्स जो होते हैं ये कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हो। डेब्ट फंड्स जो हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ओके, तो मतलब लिक्विड फंड्स में हम कभी भी अगर कभी भी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी करें, रहते हैं, उसमें लिक्विडिटी ईजी रहती है। ओके, शॉर्ट टर्म करें तो फिर वो फायदा होगा कि नहीं होगा? मैं म्यूचुअल फंड में हमेशा बोलता हूँ आपको हमेशा लॉन्ग Long टर्म के term लिए ही रखना इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें। ओके, गॉट इट। और ये एसडब्ल्यूपी मैंने काफ़ी बार सुना है, सो व्हाट इज द डिफरेंस एसडब्ल्यूपी एंड एसआईपी में? हाँ, एसडब्ल्यूपी एसआईपी के बाद का वर्जन है। ओके, हाँ, जैसे अभी आपने बोला कि 5,000 रुपये की एसआईपी करी, अब 10 या 15 साल बाद आपकी फंड वैल्यू होगा 50 लाख या 60 लाख रुपए। या जनरली कई लोग हमारे यहाँ रिटायर्ड हुए हैं जो 50-60 लाख, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कॉर्पस आता है। अब जो रिटायरमेंट पर्सन है उसको एक हर महीने कुछ अमाउंट चाहिए होती है, इसलिए जनरली वो बैंक्स के पास जाते हैं कि उनका मंथली कुछ रिकरिंग अमाउंट्स आती रहे, जिससे उनका इजीली अपना रिटायरमेंट इजीली निकाल सकें। तो एसडब्ल्यूपी का मतलब है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी विड्रॉल, इन्वेस्टमेंट प्लान एंड विड्रॉल। हाँ, तो आपने एक 50 लाख रुपए किसी कंपनी को दे दिए, किसी एमसी को दे दिए, वो आपको हर महीने कुछ अमाउंट्स आपके अकाउंट्स में क्रेडिट करते रहेंगे। एंड बेसिकली मेरा क्वेश्चन है, अभी एसआईपी के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस किया, राइट, रिस्क डिस्कस किया, लेकिन जो मार्केट में नए हैं अदरवाइज, और मतलब जो जिन्होंने कॉमर्स नहीं किया, सपोज हाउसवाइफ है, आर्ट्स पढ़े हुए है, या फिर कोई साइंस के स्टूडेंट है जो अभी इंजीनियर या कुछ भी साइंटिस्ट है, व्हाटएवर, सो उनको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। आपकी वेल्दी बॉक्स कंपनी है जो ऐसे हेल्प करती है लोगों को कि सिस्टमेटिकली अच्छे से इन्वेस्ट कर सके जिससे उनको फ़ायदा हो। सो वो तो मतलब अपने दिमाग से कैसे काम करे, मतलब आई नो दिस इज़ वेरी लाइक बैड आंसर फॉर यू बिकॉज आपका ही नुकसान है इसमें, बट स्टिल मतलब लोग ऐसा, मतलब उनके लिए आपकी जैसी कंपनी कैसे हेल्पफुल रहेगी? उसका बेस्ट आंसर ये है मैडम कि जनरली क्या होता है कि अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता, बराबर, तो मुझे या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ता या किसी फंड एडवाइज़र को सिलेक्ट करना पड़ता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या होता है, आपको कुछ जैसे भी आप पेटीएम या ग्रो या कुछ ऐप ओपन करते हो तब कुछ फंड्स दिए जाते हैं, उसमें आपको सिलेक्ट करने होते हैं। हमारे पास आने का फ़ायदा ये होता है कि हम आपकी ज़रूरत समझते हैं, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आप एसआईपी क्यों करना चाह रहे हैं, वो समझ के हम आपकी एसआईपी को प्रपोजल देते हैं और आप उसका स्टार्ट कर सकते हो। आपको कैसे ये सब मार्केट का हिंट मिलता है? इतनी स्टडी और इतना एनालिसिस सब होता है ना? हमको ट्रेनिंग्स भी मिलती हैं कंपनी के थ्रू,
प्लस एक्सपीरियंस भी है 20 साल का, तो वो भी काम आता है। तो मतलब ऐसे नहीं होता कि मतलब जो भी एजेंट्स के पास जाए तो उनको कोई कंपनी ज़्यादा बेनिफिट दे रही है तो उस हिसाब से कंपनी का रिकमेंडेशन करे, कि एकदम मतलब निष्पक्ष होता है? नहीं, वो निष्पक्ष होता रीज़न ये है कि अगर मैं किसी कंपनी के लिए आज एकदम बेनिफिट दूंगा तो मेरे पास एक ही काम आएगा, हाँ पर अगर मैं आपको अच्छा एडवाइस दूंगा तो आप मुझे 10 कस्टमर्स और सजेस्ट करेंगे। हाँ, बिजनेस जो है कैसे या ज़्यादा। डेफिनेटली। तो मतलब आप भी जैसे सजेस्ट करते हो एक पर्टिकुलर में इन्वेस्ट का करते हो कि टुकड़े टुकड़े करके अलग 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 जगह सपोज पे? एग्जाम, अगर आप मेरे पास आते हैं और बोलते हो प्रकाश भाई मुझे 5,000 रुपये की SIP करना हाँ है, तो 5,000 की एक ही कंपनी में SIP नहीं होगी, आपकी हाँ 2 या 3 कंपनी में SIP को डाइवर्ट करके मैं करके रखूँगा। ओके। और मतलब नॉर्मली 50,000 की इनकम वाले कोई हो तो 20,000 सपोज EMI में जाते हो, घर खर्च का गिन लो 10-15,000, बाकी की अगर SIP करनी हो रेगुलर का कुछ पेट्रोल डीजल CNG वट खर्च, तो अभी उनको SIP भी करनी है और फिर एजेंट्स को भी, मतलब आपकी कंपनी है कोई और एजेंट्स को भी उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट देनी होती है, तो वो भी उनको खर्चा मतलब अफोर्डेबल होता है कि नहीं होता है? मिडिल क्लास को करना कैसे चाहिए? देखिए, हाँ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर पे एक बार एक AC रिपेयरिंग के लिए एक सर्विसमैन आया था। उसकी सैलरी तो आपको आइडिया होगी, या 15 से 20 हज़ार रुपये 20 मैक्सिमम हाँ अर्निंग है। हाँ करते करते मैंने सब 1 घंटा जैसा लगा, तो मैंने पूछा भाई क्या कर रहे हो, नाम वाम पूछा, मैंने महीने का कितना कमाते हो, शादी हो गई, तो बोले हाँ शादी हो गई, बच्चा हुआ है, तो मैंने क्या कुछ आगे का प्लान किया है, तो बोले सर अभी तक तो कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं, जो कमाते हैं वो किराया और उसमें चले जाते हैं। मैंने कहा आप एक काम करो, छोटा 500 रुपये से भी आप SIP की स्टार्ट कर सकते हो, हाँ तो कल उठ के कुछ ना कुछ तो काम आएगा। तो बोले 500 रुपये से सर क्या होगा, मैंने कहा कुछ नहीं बचा रहा है, उससे जगह तो कुछ बचेगा, हाँ तो आगे जाके 500 का 1000 ये अमाउंट बढ़ेगा। आप मानोगे नहीं, उस कस्टमर की आज मेरे पास 2,000 रुपये की SIP चल रही है, वाओ उसको भी लगा कि हाँ ये कुछ काम आ रहा है। वो आपके मतलब क्लाइंट सेट हो गए ना, दैट इज गुड। पर लोगों को ये समझाने के लिए मतलब कुछ ऐसा होगा ना, लाइक स्मार्ट टिप्स कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है ये कितना ज़रूरी है अभी की जो मार्केट की सिचुएशन है, और आगे जाके मतलब ये वॉर की सब बातें होती है, फिर कंट्रीज़ में इश्यूज है, एक तो टैरिफ वाला आ गया तो कुछ ट्रम्प बोल दे तो पूरी मार्केट गिर जाती है, तो वो काफ़ी अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है और आगे भी मुझे लगता है कि ऐसा होगा, तो उसके हिसाब से कितना ज़रूरी है ये? देखिए ऐसा है, हमारे पिछले जो पेरेंटल्स थे उनके एक्सपेंसेस इतने नहीं थे, सिंपल इजी लाइफ थी, एक रूम का मकान में भी उनका जीवन चल जाता था, हाँ। ठीक है। और मेजरली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज़्यादा थे तो उनको पेंशंस भी आती थी। करंट नाउ सिनेरियो ऐसा है कि मेजरली प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो किसी को भी या मुझे या आपको ये पता है कि आपको पेंशन नहीं मिलने वाली, बराबर है, ठीक है। और आपके बच्चे बड़े हुए तो या तो इंडिया में रहेंगे या फिर फॉरेन चले जाएंगे, आपके पास क्या बचा आपके लिए, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। और दूसरी चीज़, आपका बच्चा बड़ा हुआ, एजुकेशन इतना हेवी हो, मेडिकल और एजुकेशन Exactly. इतना बड़ा Too much महंगी हो costly. चुका है, कॉस्टली हो चुका है कि उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी। अगर हाँ। आज आप नहीं जाओगे तो फिर क्या होगा, किसी से कर्ज लेना पड़ेगा या क्रेडिट कार्ड स्वैप करने पड़ेंगे या आप लोन में दब जाओगे। पर अगर आप स्मार्टली छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते रहे तो शायद उस समय 20 लाख की जरूरत होगी तो 10 लाख तो आपके पास होंगे, तो आपको बर्डन कितना लेना, 10 लाख का ही 50% तो कम हो जाता है। 50% कम हो जाएगा, प्लस आपका रिटायरमेंट भी सिक्योर हो जाएगा। हाँ, दैट्स ट्रू। इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, SIP में इन्वेस्टमेंट बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन राइट टाइम पे राइट वे में इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है और कैसे करें? देखिए ऐसा है, बोलते हैं जागो तभी सवेरा। हाँ। अब कई क्लाइंट्स आते हैं जिसका 45-50 की एज हो जाती है, उसका इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं होता है, बिकॉज जब मिलते हैं तो बोले अरे प्रकाश भाई पैसे ही नहीं बचते हैं, इतने एक्सपेंसिव बच्चे की फीस है, ये है फलाना ठिकाना सब कुछ। तो मैं पूछता हूँ उनसे, रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, अभी तो आपके पास इनकम आ रही है, तब नहीं बच रहे हैं, 60 साल के बाद क्या करोगे, तो सभी का आंसर ना होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपकी सैलरी का मिनिमम 10% आप ऐसा फिक्स कर लो कि आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है। बिकॉज हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आज अगर आप रेस्टोरेंट में गए तो मिनिमम 1000 से 1500 का बिल होता ही है, आप वो भरते हो, ठीक है। तो महीने के 5,000 रुपये की SIP करना मेरे लिए, मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करो तो। और राइट वे में अगर इन्वेस्ट करें तो उनको फ़ायदा ही मिलेगा। फ़ायदा मिलेगा। मतलब ये शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं एंड उसके सामने SIP, शेयर मार्केट वाला ज़्यादा रिस्की है ऑब्वियसली, पर अगर किसी मिडिल क्लास को आपको सजेस्ट करना है तो व्हाट विल बी द राइट वे टू डू दैट? देखो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट गलत होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी मार्केट में ही होता है। बट अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड एक सीधा सिंपल तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। बिकॉज क्या होगा, क्या आप गूगल में सर्च करोगे तो भी 10 से 15 कंपनी ही दिखेगी, ठीक है। आप उसमें इन्वेस्टमेंट किया, कल उठ के मार्केट डाउन हुआ तब लोग यार इस कंपनी में डाला था पैसा, डाउन हो गया। पर आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, कंपनी टेंशन लेगी। कंपनी ने एक फंड मैनेजर बिठा के रखा है, वो पूरा फंड मैनेज करते हैं,
तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका मंथली इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा जाना चाहिए, तो आपका माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाता है। एंड सबसे अभी जो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है एआई, आपकी कंपनी जो काम करती है, एआई को क्वेश्चन करो तो वो कितना सजेशन देगी, और आपकी कंपनी मतलब किसी को अगर ऐसा है कि भाई हमारा दिमाग नहीं चल रहा, तो वो अभी तो उनके पास चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, तो इजीली वो उनको पूछ के कर सकता है, तो वो कितना बेनिफिशियल रहेगा, और आपकी जैसी कोई कंपनी को हायर करना स्पेशली फॉर इन्वेस्टमेंट वो कितना बेनिफिशियल? देखिए, आप गूगल करो, एआई करो, जेमिना जो भी करो, हम्म, आप डालोगे क्या उसमें? व्हाट इज द बेस्ट प्लान फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी, गिव मी द हाँ, बेस्ट प्लान। बस वो जो भी प्लान बताएंगे वो पास्ट के बताएंगे। अच्छा, और वो अपडेट तो डिपेंड्स। हाँ, बिकॉज जो भी डेटास हैं एआई के पास या गूगल के पास, हाँ, वो पास्ट परफॉर्मेंस बताएंगे, हाँ, फ्यूचर परफॉर्मेंस नहीं फ्यूचर बता एनालिसिस नहीं करेगा। बताएंगे। आप जैसे इन्वेस्टर हमारे पास आते हैं तो हम देखते हैं आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उससे हिसाब से सजेस्ट करते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है जो अभी टॉप 5 है वो टॉप 0 भी हो सकता है, हाँ, तो हम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट प्लान सजेस्ट करते हैं कि आपको फ्यूचर में किस तरह आपको काम आ सके। ओके। मार्केट सपोज डाउन हुआ, ये अदानी वाला जो अभी बीच में हुआ था, आपको याद है कुछ साल पहले, तो अगर उसमें से कुछ अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हो एसआईपी में और अदानी का एकदम डाउन हो गया सपोज, तो उनको कितना लॉस एक्सपेक्टेड हो सकता है? उसमें रीज़न ये है, बहुत ही कम होगा। रीज़न ये है, एएमसीज जो होती है, म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होती है, आपका फंड है एक कंपनी में जाता नहीं, कम से कम 20 से 25 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है। हाँ, तो आपके 5,000 में से शायद 10% ही इन्वेस्टमेंट अदानी को गया ओके, हो, तो आपका रिस्क फैक्टर डाइवर्सिफाइड हो जाता है, हाँ, जिसकी वजह से आपको रिस्क कम रहता है। तो वो मतलब एवरी मंथ वो फिक्स होता है कि भाई इतने रुपए इसमें डालने, इतने नहीं, रुपए फंड इसमें मैनेजर जो होते हैं वो हाँ। मार्केट को वॉच करते रहते हैं, ओके। काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं, वो चेक करते रहते हैं, उनको कब स्विच करना है वो भी पता होता है, तो वो जब स्विच करना हो तब स्विच भी कर लेते हैं। सो इफ योर कंपनी इज इन्वेस्टिंग माय एसआईपी अमाउंट, तो मैं आपको अगर मंथली 5,000 दूं, तो आप मेरे 5,000 एवरी मंथ अलग अलग टाइप पे इन्वेस्ट करके नहीं, ऐसे डालोगे कि मुझे फायदा हो? पहले से ही हाँ। मैं आपके 2 या 3 फंड सिलेक्ट करूंगा, ओके, वो आपके प्लान के हिसाब से कि आपको हाँ। क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम 2 या 3 एसआईपी करेंगे जो हर महीने चलती रहेगी। ओके, पर फंड अलग, जैसे स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, हाँ। लार्ज कैप, इस तरह हम डाइवर्ट करेंगे उसको फंड। ओके, तो वो मतलब मंथली या फिर डिपेंड्स ऑन द मार्केट, जो भी वो है वो कंपनी change होता मैनेज रहेगा। करेगी, पर हम हाँ। आपका फंड एक ही कंपनी में नहीं जाएगा। सपोज हम ओके। सोच करेंगे, ऐसा करेंगे भाई लार्ज कैप में कुछ है, मिड कैप में है, कुछ स्मॉल कैप में है, इस तरह के फंड को डाइवर्ट करेंगे। पर वो मंथली फिक्स होता है कि भाई हाँ, यही कंपनी monthly में fix, जाएगा, हाँ, वो मंथली फिक्स वो फिक्स होगा। अगर वो कंपनी में लॉस हो तो कुछ चेंजेस आपकी कंपनी हाँ, रेकमेंड करेगी? हम लोग चेंज कर लेंगे। अच्छा, इट्स लाइक दैट। ओके, सो बेसिकली ये आपने मुझे ओल्ड पीपल का बोला कि उन लोगों के टाइम में इतना नहीं था ये खर्चा एंड ऑल, पर यू नो वो एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करते थे। गोल्ड के लिए सब बोलते हैं कि भले अनप्रोडक्टिव है, लेकिन उसका भाव तो हमें ज़्यादा ही मिलेगा, हाँ। क्योंकि वो बढ़ता ही जाता है जब भी हम करें। तो दोनों की कंपैरिजन करें, गोल्ड एंड एसआईपी, बेनिफिशियल क्या है और क्यों? देखिए, गोल्ड में क्या है, आज गोल्ड का प्राइस 1,20,000 हाँ। के आसपास चल रहा है, तो मैं किसी को बोलूँगा इकट्ठा 1,20,000 रुपये डालो। वो तो लमसम हो गया ना हाँ, वो फिर, लमसम हो गया। पर म्यूचुअल फंड में आप छोटे छोटे फंड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी गलत नहीं है, हाँ। क्योंकि धीमे धीमे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल चीज़ है। अभी आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, थ्रू ETF, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, ओके, उसके थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते गोल्ड हो में? गोल्ड में, वाओ, ETF के थ्रू, तो वहाँ पे भी हो सकता है। हाँ। और दूसरा ये है कि अब मेजरली क्या हो चुका है, फिजिकल गोल्ड्स जो है वो आप घर में तो रखते नहीं हो, आप कहाँ रखते हो? लॉकर में। लोकल में रखते हो, इससे आप थ्रू ETF इन्वेस्टमेंट कीजिए। और ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस भी माइनस होते हैं। हाँ, तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी सही है पर म्यूचुअल फंड भी सही है। दोनों सही है, लेकिन दोनों। डिपेंड्स कि हमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हाँ। किस फ्लो में जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, सो आज की जनरेशन जो लिव इन द मोमेंट, लिव इन प्रेजेंट में मानती है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है फॉर देयर फ्यूचर, जो फ्यूचर का सोचते ही नहीं। देखिए सर, आज की जो जेनजी जनरेशन है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी है कि उनके एक्सपेंसेस हमसे ज़्यादा है। शायद Okay. उसकी 1 लाख रुपये सैलरी होगी ना, तो 1,20,000 का तो एक्सपेंस होगा उसका, हाँ। बिकॉज क्रेडिट कार्ड के बिल्स, ये सब वगैरह। तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है कि धीमे धीमे अगर वो आज से सेविंग नहीं करेंगे तो फ्यूचर में उनको काफ़ी दिक्कत होगी। तो सभी को समझने की ज़रूरत है, 20 साल का बच्चा हो या 50 साल का, इन्वेस्टमेंट तो करना ज़रूरी है। वो किसी भी माध्यम से करे, शायद म्यूचुअल फंड में करें, लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू करें, या डायरेक्ट करें या ऑनलाइन करें, किसी तरह करें, पर वो इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। वो धीमे धीमे पता चलता है, जब 30 साल तक तो पता नहीं चलेगा, पर शादी होगी तो पता चलेगा अरे बच्चे की फीस आई 2 लाख रुपए, तो कार्ड स्विप करना पड़ेगा। पर अगर आपने SIP करी होगी 5,000 रुपये की, तो शायद कार्ड स्विप नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बोलते बोलते सब कर लेते, लेकिन फिर आता है, फिर टेंशन बढ़ता है कि हाँ। फिर अभी ये तो आ गया।
सो बेसिकली आपकी कंपनी के जैसे काफ़ी कंपनीज मार्केट में होंगी, आपकी कंपनी में ऐसे यूनिक क्या है कि लोग आपकी कंपनी को पसंद कर सकते हैं फॉर देयर SIP इन्वेस्टमेंट? हम लोग कस्टमर की गोल बेस समझते हैं, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दूसरे, आप किसी भी एडवाइज़र के पास जाके, मेरा कहना ये है, आप किसी भी इन पर्सन के पास जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपका रिलेटिव, कोई फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड, जिसके थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर जो आपको सर्विस दे सके, ऐसे व्यक्ति के पास जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए ऑन टाइम। बिकॉज मैं भी 20 साल से इंडस्ट्रीज़ में हूँ, तो आपको ऐसा व्यक्ति चुनना है जो आपको ईजी कनेक्ट हो सको। उस व्यक्ति के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए, मेरे थ्रू कीजिए या आपके रिलेटिव फ्रेंड्स किसी के थ्रू पर भी कर सकते हो आप इन्वेस्टमेंट। सो अभी नॉर्मली माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की वजह से ऐसे काफ़ी सब ऐसी कंपनीज होती है या फिर जो मैनेजर होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं पब्लिक के, और वो क्या, वो प्राइस कंपैरिजन होता है कि ये तो इतने सस्ते में आपका इन्वेस्टमेंट संभालेंगे, ये तो इतने में संभालेंगे, घर घर के वो तो फ्री में कर देंगे। तो वो सब की बात अगर वो सब सुने, लाइक कोई ऐसा है कि हम तो फ्री में कर देंगे, आप दे दो हम मैनेज कर लेंगे, और फिर लॉस हो गया। सो एक जो सिस्टमेटिक वे में जो आपकी जैसी कंपनीज जाती है उनको तो फिर उससे लॉस हो जाता है ना, लेकिन फिर वो कितनी हेल्पफुल है एज कम्पेयर टू देम? देखिए, ऑनलाइन आने के बाद भी हमारा तो बिजनेस बढ़ा ही है। हाँ, रीज़न ये है, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट किया या किसी फ्रेंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया। मेरे कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मेरे पास से चले गए थे, बाद में वापस आए, बिकॉज सर्विस फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। हम 24/7 अवेलेबल होते हैं। क्लाइंट्स को हमेशा जब भी वो स्टेटमेंट्स मांगते हैं हम उसको ऑनलाइन प्रोवाइड कर देते हैं। हम एप्लीकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, तो कस्टमर के लिए हैंडी होता है। तो कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मेरे सिवाय भी कहीं SIP चलती है, पर बाद में मुझे पता चलता है, या फिर वो खुद ही बोलते हैं प्रकाश भी आपके सिवाय भी SIP चल रही थी, पर वो उसको मुझे स्विच करना है। तो भी ऐसा होते रहता है। तो एक्चुअली क्या है, हमें किसी को रोक तो सकता नहीं, बराबर। सर्विस इज़ द बेस्ट पार्ट। जिसको मेरी सर्विस अच्छी लगी वापस हमारे पास आ ही जाते हैं। सो आपके कस्टमर की काफ़ी कस्टमर्स होंगे आपके, तो उनकी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी आपके ऐसे रही है कि मतलब सिस्टमेटिकली सब उन्होंने फॉलो किया और फिर अभी उनको मतलब सेटिस्फेक्शन हो गया कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? हाँ, जैसे एक फ्रेंड है जिनका पानी पूरी का बिजनेस है। ओके, वाह। उसका पर डे का काउंटर 5,000 to 6,000 का ओके। दिल्ली का होगा। उन्होंने जब SIP की स्टार्ट की थी तब उनके अराउंड 2,000 रुपीज़ SIP चल रही थी। आज उनकी कुछ 25,000 की SIP चल रही है। उनको मैंने डेली बेस करवाया कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं उसको डेली में, बोले यार मुझे मंथली याद नहीं रहता है, बोले क्योंकि डेली अब गूगल पे से पेमेंट आते हैं, तो बोले मंथली का झंझट छोड़ कुछ डेली का SIP करते हैं। उसका इस तरह करके डेली SIP सेलेक्ट कर दिया है। तो आज उसके कुछ फंड वैल्यू 15 लाख रुपए के आसपास, उसका लमसम कभी कभी कुछ फंड भी आए हैं, तो फंड वैल्यू 15 लाख रुपए तक हो गई है। तो जस्ट अभी उसकी डॉटर की शादी है, तो उसको कहीं से लोन लेनी नहीं पड़ेगी, सीधा 15 लाख रुपए। वाओ, इट्स वेरी हेल्पफुल। और मतलब बेसिकली लोगों को आपको अगर कुछ एकदम मतलब ऐसे इजी वे में ऐसे एक्सप्लेन करना हो कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, SIP में इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, और आपकी कंपनी के थ्रू कैसे उनको बेनिफिट मिल सकता है, वो आप कैसे समझाओ? देखिए, मैं मेरी कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, वो ज़्यादा प्रेशर नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। आप किसी के भी थ्रू करो, मेरे थ्रू करो, डायरेक्ट करो, ऑनलाइन करो, पर आप इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि अगर आप आज इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो कल के लिए तकलीफ होगी, क्योंकि कल रिटायरमेंट में आपको कहीं हाथ फैलाने पड़ेंगे। इससे अच्छा आपका कल फ्यूचर सिक्योर करना है तो आज इन्वेस्टमेंट कीजिए। बोलते हैं जागो तभी सवेरा। आप 25 साल के हो या 45 साल के हो या 50 साल के हो, कभी से भी आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर प्रकाश, बहुत ही मज़ा आया आपके साथ बात करने के लिए। आई एम श्योर SIP के बारे में जो भी हमें डिस्कस करना था, लोगों को भी आई थिंक बहुत काफ़ी कुछ उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। और आपकी कंपनी के जैसे अगर कोई ऐसी कंपनी उनके पास भी हो, लाइक जो उनका सब इन्वेस्टमेंट हैंडल कर सके, तो आई एम श्योर कि उनको भी काफ़ी मतलब वो जो लोड रहता है ना कि मार्केट का चेक करो, घर का देखो, अपने वर्क का देखो, फैमिली मेम्बर्स का देखो, वो सब लोड नहीं रहता होगा, राइट? वो एक बहुत ही बेनिफिशियल है। बिल्कुल, वो इजी जरूरी है। बिकॉज रीज़न क्या है कि आप सोचोगे अरे मैंने शेयर में 50,000 डाले थे, लॉस हो गया। पर अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को सिलेक्ट किया हुआ है और म्यूचुअल उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट पूरा वो देख रहा है आपके अगेंस्ट। ओके, आपने शेयर की बात की, मैंने आपको थैंक यू तो बोल दिया, पॉडकास्ट अभी ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड है, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन और हुआ कि अगर कोई ऐसा है कि जिसके पास ओके अमाउंट नॉर्मल है, मतलब अपर मिडिल क्लास है, वो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनको SIP में भी इन्वेस्ट करना है, तो वो सिस्टमेटिकली कैसे वो कर सकते हैं? वो कर सकते हैं। शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट उसकी इच्छा है, वो कर सकते हैं जब चाहे तब। अगर उसको नॉलेज है तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर नॉलेज नहीं है तो मंथली कुछ अमाउंट्स का इन्वेस्टमेंट SIP में वो भी दोनों का सिस्टमेटिक प्लान आपकी कंपनी हेल्प कर सकती है? नहीं, हम लोग जो Okay, है only मेजरली SIP. हम लोग म्यूचुअल फंड्स के ही काम करते हैं। Okay, done. Thank you so much, and I'm sure this podcast will be very helpful for all the people who are watching. Thank you so much. थैंक यू। Thank you.